नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर सूर्यवंशी आज आपसे चर्चा करने वाला हूं राष्ट्रीय नियुक्ति अभिकरण के विषय में। और भारत सरकार ने 19 अगस्त के दिन राष्ट्रीय नियुक्ति अभिकरण के विषय में एक बड़ी घोषणा की है और इसके माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर एक कौतूहल का माहौल बन गया है। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है हमारा राष्ट्रीय नियुक्ति अभिकरण, ये कैसे काम करेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, कैसे काम करेगा, इसकी क्या क्रियाविधि है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक देखना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके काम में आने वाली है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप एक बेरोजगार हैं और आपको नौकरी की तलाश है। आखिर हम क्या करें ऐसा कि हमारी नौकरी बहुत आसानी से हमें मिल जाए और सरकार जितने भी प्रकार के चेंजेस करती है इन बदलावों से अपने आप को कैसे ढालें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि NRA है क्या। भारत सरकार के सामने ऐसे बहुत सारे अभिकरण हैं जो नियुक्ति का कार्य करते हैं। एक ऐसी एजेंसी होती है जो एक लिस्ट बनाती है, सरकार को देती है और सरकार उस लिस्ट में से जो टॉपर्स होते हैं उनका चयन करके उनको नौकरी दे देती है। जैसे मान लेते हैं सरकार ने कहा कि हमें 1 लाख रेलवे कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो सरकार ने अपनी वैकेंसी निकाली। सरकार इस वैकेंसी को निकालकर 1 लाख लोगों की जो वैकेंसी है इसको निकालकर RRB को बोलेगी और RRB 1 लाख लोगों के लिए वैकेंसी आउट करेगी। RRB एक ऐसा अभिकरण हो गया जो रेलवे के लिए भर्ती करने का कार्य करता है। RRB रेलवे का ही एक अंग है और रेलवे के लिए ही कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार से SSC है। SSC भारत सरकार का एक अभिकरण है और भारत सरकार के लिए कार्य करता है। भारत सरकार के विभिन्न कर्मचारी पद जो कि नॉन गजेटेड होते हैं, क्लास 2 होते हैं, इनके लिए भी क्या करता है, हमारे पास SSC जो है भर्ती कराता है और इस भर्ती प्रक्रिया की एक लिस्ट बनाता है और सरकार को दे देता है। सरकार इसको क्या करती है, लोगों को नौकरियां दे देती है। अब जब हमारे पास भर्ती अभिकरण बने हुए हैं तो वापस से एक नया अभिकरण बनाने की क्या आवश्यकता है। सरकार को क्यों बहुत नित नए कार्य करने की आदत है कि नए नए योजनाएं, नए नए कार्य हमारे सामने पटक देते हैं। तो आखिर इस NRA को आप सभी के सामने रखने का, फेंकने का, पटकने का त्वरित रूप से क्या कारण है। तो पहला कारण मैं आपको बता देता हूं कि अभी हमारा चल रहा है कोरोना काल। कौन सा चल रहा है, कोरोना काल। अब इस कोरोना काल के अंतर्गत सरकार के सामने एक बड़ी समस्या आई है बेरोजगारी की, और इस बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार के पास रोजगार के अवसर नहीं है। जब रोजगार के अवसर नहीं है तो सरकार क्या करती है, मैंने आपको शुरुआत में समझाया कि सरकार रोजगार के पद सृजित करती है और फिर इन अभिकरणों को देती है, SSC और RRB को देती है कि आप भर्ती करो। पर अब सरकार के पास जब पद ही नहीं है तो वो कैसे एग्जाम ले सकती है और लोगों को, जो विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको कैसे बेवकूफ बना सकती है। तो सरकार ने एक स्कैम किया जिसका नाम है NRA और इसके माध्यम से सरकार कोई पद सृजित नहीं करेगी परंतु वर्ष में 2 बार आपकी एग्जाम ले लेगी। आप इस बात की गंभीरता को समझें कि बिना पदों के सृजन के बावजूद भी आपकी एग्जाम ली जाएगी और आपको इस आभास में डाला जाएगा कि आपकी एग्जाम हो रही है, आपका चयन होगा, आप पढ़ाई में लगे रहेंगे। अब देखते हैं कि ये क्या काम करेगा। तो NRA बेसिक सा काम करने वाला है कि ये एग्जाम लेने वाला है। एक अभिकरण है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा और सभी प्रकार की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, खास तौर पे अभी शुरुआती तौर पे SSC, RRB, IBPS, इस प्रकार की जो हमारे अभिकरण हैं इनके कुछ अधिकारों का अतिक्रमण करेगा। किसके अधिकारों का अतिक्रमण करेगा, तो मैंने आपके सामने लिख दिया है कि इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जैसे जो प्रारंभिक प्रीलिम्स होती हैं, जो आपकी प्री एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का काम कौन करेगा, NRA करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि SSC के प्रीलिम्स अलग सिलेबस पे होती है, RRB की जो प्रीलिम्स है वो अलग सिलेबस पे होती है और IBPS का प्रीलिम्स भी अलग सिलेबस पे होता है। अब एकीकृत सिलेबस निर्माण की जवाबदारी NRA के पास में है, एकीकृत रूप से पेपर लेने की जवाबदारी NRA के पास में है और इससे किसको हानि होने वाली है, लाभ होने वाली है, यह हम अंत में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर NRA काम कैसे करेगा और ये कब से लागू होगा। अगर लागू होने की बात करें तो ये 2021 में लागू होने वाला है, वर्तमान में लागू नहीं होगा। अभी आपके पास बचा कितना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे हैं। 4 महीने के बाद ये व्यवस्था आपके सामने आ जाएगी और ये लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने NRA को लागू करने की योजना शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बोली गई है। अब बात करते हैं कि लागू तो हो जाएगा 2021 में, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो वर्ष में हर 6 महीने में ये एक एग्जाम कराएगा, मतलब वर्ष में कुल 2 एग्जाम ली जाएगी और इस एग्जाम का नाम क्या होगा, इस एग्जाम का नाम होगा CET।
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इस सीईटी एग्जाम के माध्यम से इनकी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो कराई जाएगी। मैं बाद में बताऊंगा कि इसका पैटर्न कैसा होगा। अब बात करते हैं प्रश्न किस प्रकार के होंगे। जाहिर सी बात है, प्रारंभिक परीक्षा है तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। मतलब जो हमारे पुराने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे एसएससी के, आरआरबी के, आईबीपीएस के, ये किसी काम के नहीं रहेंगे। ये एक नया प्लेटफॉर्म बनाएगा और इस नए प्लेटफॉर्म से आपकी एग्जाम ली जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम होगी। अब बात करते हैं परीक्षा केंद्रों की। ये थोड़ा सा हमारे लाभप्रद चीज है कि अगर हम एनआरए के बात करें तो इसने परीक्षा केंद्रों में ये कहा है कि जिला स्तर पर परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी और जो विद्यार्थी है वो अपने जिले मुख्यालय पर आकर इस एग्जाम में शामिल हो सकता है। ठीक है, जैसे एसएससी के अंदर क्या होता था कि हमने कुछ चुनिंदा सेंटर बना रखे थे। एमपी की बात करें तो भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में, उज्जैन में, इस प्रकार के हमारे जो सेंटर थे, बड़े बड़े क्षेत्र जो संभागीय बिंदु थे, वहां पर हमारी एसएससी की एग्जाम होती थी। मेंस की एग्जाम भोपाल में होती थी। इस प्रकार से हमारे सामने क्या है, बहुत सारे नए विकल्प आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि परीक्षा केंद्र तो जिला स्तर पर हो जाएंगे। परीक्षा किस भाषा में होगी? भारत, बहुत बड़ा भारत, छोटा मोटी बात नहीं है कि आप इस वीडियो क्लिप की लेंथ के हिसाब से समझ लें कि भारत इतना सा है। भारत बहुत बड़ा है, विस्तृत भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं और उन 22 भाषाओं में से सिलेक्टेड 12 भाषाओं में इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की बात चल रही है। अब बात करते हैं अंक क्या होंगे। जब आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ली जाएगी तो अंकों का आधार क्या हो सकता है? तो मान के चलते हैं कि 100 क्वेश्चन हुए, अगर 2 अंक का भी एक हुआ तो 200 क्वेश्चन की आपकी एग्जाम हो सकती है, क्योंकि एसएससी का पैटर्न तो यही है 50-50-50 वाला। तो उस पैटर्न के आधार पर भी ये काम कर सकता है। अगर हम बात करते हैं कि जो भी आपके अंक है, जैसे मैं अभी अंदाजन मान लेता हूं कि 100 अंक की एग्जाम है, इस 100 अंक की एग्जाम में से आपको कुछ अंक प्राप्त होंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप 40 अंक लेके आए, 60 लेके आए, 80 लेके आए, ठीक है। जिसे भी आपके अंक आएंगे आपका एक स्कोर कार्ड बनेगा और उस स्कोर कार्ड के अंकों के आधार पर आपकी एक लिस्ट बनेगी। और जब भी इस स्कोर कार्ड की वैधता की बात आएगी तो वैधता रहेगी 3 वर्ष। वैधता कितनी रहेगी? 3 वर्ष। 3 वर्ष तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। और अगर मान लेते हैं कि आपने पहली बार, पहले 6 महीने में आपने एग्जाम दी, 40 अंक आए, दूसरी बार में आपके 60 आए, आप संतुष्ट नहीं है, आप तीसरी बार भी दें, 80 आएंगे, आप इससे भी संतुष्ट नहीं है, आप फिर दें, फिर दें, फिर दें। अगर वैधता की बात करें या प्रयास की बात करें तो प्रयास है अनंत, अनगिनत, इनफाइनाइट प्रयास आपको मिलेंगे। बशर्त है कि जो इसकी नॉर्म्स होगी एनआरए की, उसकी आयु की जो सीमा दे रखी होगी उसके अंतर्गत आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम हिंदी का शब्द है, आपको शायद समझ में ना आए। इसे जो बड़ी हिंदी है जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश में सिलेबस कहते हैं। अब इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या होगा, तो एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस का जो पाठ्यक्रम था, संयुक्त रूप से एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा और आपको एक नया खिचड़ा खाने को मिलेगा और उस स्वादिष्ट खिचड़े का स्वाद आपको इस पाठ्यक्रम के रूप में देखने को मिलने वाला है कि अब क्या नया खिचड़ा पकने वाला है आरएनए के तहत। अब बात करते हैं कैसी परीक्षा होगी या कैसे कैसे परीक्षा लेगा। अब मुझे आप खुद ही बताइए कि एसएससी 10th के लेवल पे लेता है, 12th के लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पर भी एग्जाम लेता है। ठीक इसी प्रकार आईबीपीएस और रेलवे का भी सेगमेंट है। तो हमारे पास 3 प्रकार के सेगमेंट आ जाते हैं। एक आता है 10th लेवल का, एक आता है 12th लेवल का और एक आता है 12+3 जिसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं उस लेवल का। इस लेवल के ऊपर हमारे पास जो है एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, इन तीनों अलग अलग सेगमेंट पे ये एग्जाम लेने वाला है। और ये संयुक्त परीक्षा ऐसी होगी जिसके माध्यम से अगर आप 10th लेवल की एग्जाम देते हैं तो आपको इसका फॉर्म अलग से भरना है, 12th लेवल की एग्जाम का फॉर्म अलग से भरना है और ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम का फॉर्म अलग से भरना है। आप सोच रहे हैं कि जो बच्चा ग्रेजुएशन की एग्जाम में अच्छे अंक ला सकता है तो उसको 10th वाली में क्यों नहीं ले रहे हैं? सिलेबस अलग रहेगा। 12th में क्यों नहीं ले रहे हैं? सिलेबस अलग रहेगा। आपको अलग अलग सिलेबस के हिसाब से एग्जाम देके अलग अलग स्कोर कार्ड प्राप्त करने पड़ेंगे। स्कोर कार्ड की वैधता है 3 साल। 3 साल में वैकेंसी नहीं आई तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर वैकेंसी नहीं आई इस 3 सालों में कि स्कोर कार्ड है आपका, आपको 80 अंक आ गए, इन तीनों में आपको 80 अंक आ गए और 3 साल तक सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली। रेलवे ने साफ कहा है कि 1 वर्ष तक किसी प्रकार की नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस ये सभी अपनी अपनी वैकेंसियों को रोक के बैठे हैं। भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा आसमान छू रहा है। आप बताइए अगर वैकेंसी नहीं आई तो आपके स्कोर कार्ड का करोगे क्या? आप कौन सा मुरब्बा बनाने वाले हो इन स्कोर कार्ड से? हर 6 महीने में 3 साल में आपकी 6 एग्जाम्स हो जाएंगी। 6 एग्जाम गुणा 3 मतलब कुल मिला के 18 स्कोर कार्ड होंगे आपके पास अलग अलग। इन 18 स्कोर कार्ड का कौन सा मुरब्बा बनाने वाले हैं?
ये सरकार से पूछने वाला प्रश्न है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया इसका तरीका कि सीईटी कैसे काम करेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कैसे काम करेगा, तो 3 अलग अलग सेगमेंट में काम करेगा। अब लाभ और हानि की बात करते हैं। सरकार प्रति वर्ष आपसे 2 एग्जाम अलग अलग कंडक्ट कराने वाली है। मान लेते हैं कि 6 महीने में एक, 6 महीने में दूसरी, तो 2 एग्जाम्स के अंतर्गत अगर वो 3 अलग अलग वेरिएंट में काम करती है और हर एग्जाम के लिए अगर 500 रुपए चार्ज करती है, तो अगर एक बच्चा 3 अलग अलग 10th 12th और ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरता है तो 1500 रुपए पहले 6 महीने के लिए और 1500 रुपए दूसरे 6 महीने के लिए, कुल मिला के 3000 रुपए तो आपसे परीक्षा के शुल्क साल भर में वसूल कर लेंगे। दूसरी बात, अगर 500 रुपए से कम भी होता है तो इससे कम तो कुछ होने वाला नहीं है। जर्नल के लिए 800 900 1000 तक बात जा सकती है, पर मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं। जैसे मान लेते हैं SC ST के लिए 350 400 रुपए का आजकल फॉर्म भरा रहे हैं और 750 800 रुपए में जनरल के फॉर्म भराते हैं। इस प्रकार से 3000 पकड़ लेते हैं, 3000 का 3 गुना कर लेते हैं क्योंकि आने जाने का ट्रेवलिंग का खर्चा, तो 3 तिया 9000 रुपए, लगभग 10,000 रुपए आपके साल भर में केवल परीक्षा में खर्च करने वाली है और ये पैसा जाने वाला है RNA के खाते में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे सस्ता पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे सस्ता पड़ेगा और सरकार इससे राजस्व की पूर्ति भी कर लेगी एक साधन के रूप में। विद्यार्थियों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ सकता है अगर ये महंगे एग्जाम्स हुए तो। अब बात करते हैं कि कार्यविधि क्या रहेगी, तो इसकी कार्यविधि यही है जो SSC RRB और IBPS की थी। केवल भर्ती अभिकरण के रूप में सरकार को एक लिस्ट जारी करके देगी और RNA का जो NRA है आपका, NRA है, इसका स्कोर कार्ड केवल आपको प्राथमिक जो एग्जाम होती है, प्रीलिम्स की जो एग्जाम्स होती है, इसके लिए अपीयर करने की परमिशन देता है। मेंस आपको यहां से निकालना पड़ेगा, अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू निकालना पड़ेगा। तो ये किसी काम का इस सेगमेंट में नहीं रह जाता है क्योंकि ये केवल प्रीलिम्स के लिए, इसके स्कोर कार्ड का और कोई फायदा नहीं है। केवल आपको प्रीलिम्स जो अलग अलग आप देते थे उससे बच जाएंगे। एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। अब बात करते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT ने अपने शासनकाल में आनन फानन बहुत सारी योजनाएं लागू की और MBT की इन योजनाओं से आज जो है वर्तमान में हम देखें तो हम सांकेतिक मुद्रा चला रहे हैं, ठीक है, पर MBT ने इस प्रकार की योजना लागू करी कि वो काम नहीं कर पाई। तो हमारे यहाँ पर भी अगर MBT वाला दौर वापस से आ जाता है कि हम योजनाएं आनन फानन लागू करते हैं पर उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता है तो योजनाओं का कोई लाभ नहीं होगा। जैसे विमुद्रीकरण, हमने जो नए नोट छापे थे उसका कोई फायदा नहीं निकला। ठीक उसी प्रकार से अगर हम ये नई व्यवस्था कर रहे हैं, अगर हम रोजगार सृजन नहीं करते हैं तो आप कितने भी अभिकरण बना लीजिए, इससे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। बेरोजगार ही रहने वाला है क्योंकि आपके पास रोजगार के अवसर नहीं। तो अगर सरकार रोजगार के नए अवसर सृजित करती है तो यह व्यवस्था कार्य करेगी, अन्यथा नहीं कार्य करेगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि NRA क्या है और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कैसे काम करेगा, इसकी क्या व्यवस्था है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने हामी भरी है कि हम इस मुहिम को या इस विधि को हम हमारे राज्य में मध्य प्रदेश MP में लागू करेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार और सुनें और समझें कि आखिर ये कैसे काम करने वाला है और आपके साथ अब क्या प्रॉब्लम होने वाली। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर हम भर्ती अभिकरणों की बात करें तो हमारे पास व्यापम है। व्यापम एक ऐसा अभिकरण था जिसके अंतर्गत बहुत सारी खामियां थी। ये एक क्लर्क से लेकर RTO के बड़े अधिकारी तक और बहुत सारे अन्य प्रकार के पदों में, चाहे वो कॉमन इंजीनियरिंग की एग्जाम हो, डॉक्टर बनाने की एग्जाम हो, सभी प्रकार की एग्जाम व्यापम ले रहा था। तो व्यापम को हटा के हमने उसका नाम चेंज करके PEB कर दिया। ठीक है, PEB कर दिया। अब PEB और व्यापम में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। अब क्या व्यापम और PEB के अस्तित्व के ऊपर खतरा है? क्या NRA जैसी व्यवस्था अगर मध्य प्रदेश में लागू होती है तो क्या PEB की जो भविष्य है उसके बारे में क्या होगा? सरकार अब क्या फैसला लेती है? क्या वापस नए बदलाव होने वाले हैं एग्जाम पैटर्न में? अगर सभी प्रकार की एग्जाम, कांस्टेबल की, SI की, सभी की एग्जाम अगर हमारे पास NRA के थ्रू होने वाली है तो उसकी जो बाकी की एग्जाम्स है वो कैसे होंगी? SI की एग्जाम में 2 पेपर होते हैं तो ये कैसे कॉमन एग्जाम लेने वाले हैं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार के सामने अब खड़े होने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस व्यवस्था का विरोध भी कर रहे हैं और बहुत सारे इसका समर्थन भी कर रहे हैं। और मैंने जहां तक आपको समझाया है आप समझ गए होंगे समर्थन के बिंदु कौन से हैं और विरोध के बिंदु कौन से हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और जानते हैं कि आगामी एग्जाम के सिलेबस को हम कैसे डील करने वाले हैं और अगर कोई भी अपडेट इसके रिलेटिव आती है तो वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपने ये वीडियो अंत तक सुना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जिन्हें ये चीज़ें जानने की आवश्यकता है कि आखिर देश में चल क्या रहा है, सरकार की मंशा क्या है और किस प्रकार से आपके रोजगार, बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाया या घटाया जाने का प्रयास कर रही है सरकार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।